हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और ये जो हमारा बैच है, ये यूपी पुलिस के लिए जो बैच स्टार्ट किया है, जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया था यूपी पुलिस का। ठीक है, और हमारी इससे पहले वीडियो आ चुकी हैं, लगभग 4 वीडियो हो चुकी हैं अब तक प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, और ये 5वीं क्लास है। और आज से शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CHSL यानी SSC CHSL और MTS यानी जितने भी ठीक है वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर है ये वाली वीडियो। और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआत करें अब हम इस चीज़ को लेकर के। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो। देखिए दिख भी रहा होगा शायद आपको। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और शुरुआत को लेकर के, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, और इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। देखिए यहाँ पे मैपिंग में दिखाया, इसका दिखाई दे रहा चित्र सिंधु घाटी सभ्यता का, ये चित्र है। ठीक है, ये एक स्थल है पूरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, पूरे का पूरा ये रहा यहाँ पे किस प्रकार से क्या है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में बात करेंगे। काल ये रे, कहाँ से इसका कालक्रम क्या है, नामकरण कैसे हुआ, और उद्भव के मत, स्वदेशी मत और विदेशी मत। शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करें। तो शुरुआत करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसके काल को लेकर के जो सबसे प्रमाणिक समय अवधि जो मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है 2500 से लेकर के कितना 2500 BC से, ठीक है, 2500 BC से लेकर के 1500 BC सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, अवधि मानी गई है। 1500 BC, ठीक है, 1500 BC सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि मानी गई है 2500 BC से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक, 1500 BC तक। बाकी देखिए काल मैंने यहाँ बताई दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा अलग चलते हैं हम, थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी एक व्यक्ति थे, नाम था इनका चार्ल्स मैसन। क्या नाम था इनका? चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। चार्ल्स मैसन कौन थे? देखिए ये एक ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक, ठीक है, अन्वेषक थे ये। ठीक है, अन्वेषक जानते हो कौन होते हैं? अन्वेषक जो होते हैं वो होते हैं जो किसी स्थल की खोज करते हैं या किसी स्थल की खोज की तलाश के लिए निकलते हैं। ठीक है, अन्वेषक थे ये। इसके साथ साथ ये एक, ठीक है, रिपोर्टर भी थे। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक रिपोर्टर भी थे। इन्होंने 1826 में, कब, 1826 में इन्होंने इस स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी, लेकिन इनकी बात को ज़्यादा वरीयता न दी गई थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस जगह पर कोई एक सभ्यता है जो अपने समय में उन्नत अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी, यानी यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी। इन्होंने बताया था इस चीज़ के बारे में। उसके बाद इनकी एक पुस्तक छपी थी, द नरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान। ठीक है, द नरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान। तो इन्होंने एक पुस्तक इनकी 1842 में, ठीक है, 1842 याद रखना, पूछ भी लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी और इनकी कौन सी पुस्तक थी जिसमें इसको प्रकाशित किया गया था। तो 1842 में एक पुस्तक थी इनकी, द नरेटिव जर्नीज इन बलूचिस्तान। नरेटिव जर्नीज, ठीक है, इन बलूचिस्तान। ठीक है, इन बलूचिस्तान। इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 1842 में, और इन्होंने ही यानी इस पुस्तक में ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रकाशित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अभी भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अभी भी इस प्रकाश में नहीं आई है। प्रकाश में तो बहुत बाद में आती है। अभी भी यहाँ पे देखिए जानकारी दे रहे हैं बस खाली ये। उसके बाद बात करें आगे, तो थोड़ा मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, चलिए, ठीक है। उसके बाद 1826 मैंने बताया था, 1826, ठीक है, 1826 बताया था मैंने कि 1826 में, ठीक है,
1826, फिर 1842 एक क्रम चलता है इसका, फिर उसके बाद 1856, ठीक है। एक दो भाई थे, नाम था इनका, एक का नाम था विलियम ब्रैंटन, एक का नाम था चार्ल्स ब्रैंटन, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी जेम्स ब्रैंटन, इन्हें ब्रैंटन बंधु भी कहा जाता है, ब्रैंटन बंधु, ठीक है। दो भाई थे ये, और इनके ही निर्देशन में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और कहाँ से, लाहौर से लेकर कराची तक, ठीक है। लाहौर से लेकर के कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 1856 की बात है ये, ठीक है। तो इन दोनों स्थानों के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय खुदाई के दौरान इन्होंने वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त करी, यानी इस जगह से जहाँ आज हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त करी। और जब इन्होंने इन ईंटों का इस्तेमाल किया रोड़ी के रूप में, कहाँ, एक रोड़ी के रूप में, जो आप देखते हो ट्रैक बिछा, जब कोई रेलवे ट्रैक बिछता है तो उस ट्रैक में क्या होता है, ट्रैक के नीचे हम क्या करते हैं, रोड़ी बिछाते हैं, ठीक है। पत्थर की रोड़ियाँ होती हैं, गिट्टी बोलते हैं जिसे, उनको बिछाते हैं। तो इन्होंने उस समय उस गिट्टी के रूप में उन पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, और जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उन्होंने परिणाम कुछ अच्छे मिले। परिणाम अच्छे मिलने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, अभी भी प्रकाश में नहीं आई है, केवल जानकारी ही मिल रही है इसके बारे में कि जानकारी, हाँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1858 में और भी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब जब इसके बारे में और ध्यान दिया गया था किसकी तरफ से, 1861 में, आप लोगों को याद होगा कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। नींव पड़ती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, ठीक है। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, ठीक है, स्थापना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की जाती है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है, कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव डाली जाती है, यानी इनकी स्थापना का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन थे, ये पहले अध्यक्ष थे इनकी। और देखिए किसके शासनकाल में इसकी नींव पड़ी थी, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे, ठीक है, वायसराय, ठीक है, नाम था इनका वायसराय का, ठीक है, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनके शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बात करें, अभी भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में नहीं आई थी, बाद में 1921 में, अभी हम चलेंगे, बाद में 1921 की बात करें तो 1921 में, ठीक है, याद रखना 1921, इसके पहले स्थल की खोज की जाती है, ठीक है। 1921 में इसके पहले स्थल की खोज की जाती है, उस स्थल की किसके द्वारा, नाम था उनका राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज की जाती है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, और 1921 में जो इसका पहला स्थल खोजा गया था, नाम था उसका हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। 1921 में ये सभ्यता प्रकाश में आई, 1921 में ये सभ्यता प्रकाश में आई, और लोगों को इस सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। जो अब तक ये माना जाता था कि भारतीय संस्कृति की शुरुआत वैदिक काल से हुई है, अब भारतीय संस्कृति की शुरुआत यानी वैदिक सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से माना गया था, ठीक है। ठीक है, जो शुरुआत हम 1921 से मानते थे, ठीक है, कहाँ से, सॉरी, जो शुरुआत हम 1500 ईसा पूर्व से यानी वैदिक सभ्यता से मानते थे, भारतीय संस्कृति की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानते थे, अब शुरुआत कहाँ से माने जाने लगी, भारतीय संस्कृति की शुरुआत कहाँ से माने जाने लगी, 2500 ईसा पूर्व से भारतीय संस्कृति की सभ्यता की शुरुआत माने जाने की, ठीक है। वो थोड़ा अलेक्जेंडर कनिंघम वाला लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड कर्जन है वो, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था वो, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, कर्जन नहीं है वो, कैनिंग है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, सॉरी,
ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, ठीक है, वो थोड़ा सा हो गया था। चलिए, तो भारतीय पुरातत्व 1921 में इसके पहला प्रकाश में आया था, हड़प्पा स्थल इसका पहला प्रकाश में आया था, और यह सभ्यता विश्व पर्यटन पर आई, ठीक है, यानी इसकी पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई कि भारत में कोई सभ्यता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके नामकरण को लेकर के, फिर से वहीं चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ठीक है, किन किन नामों से जानी जाती है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कई नामों से जानी जाती है। एक है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, एक नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा या क्यों पड़ा इसका नाम, देखिए पहले क्या था कि मान लीजिए किसी सभ्यता के बारे में हमने खोज कर दी या किसी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी हुई, तो उसका नामकरण उसके खोजे जाने वाले पहले स्थल के आधार पर रखा जाता था। यानी जिस सभ्यता के उस सभ्यता का अगर जो सा भी स्थल पहले खोजा गया है उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। अब मैंने अभी बताया था, आपने देखा होगा कि 1921 में इसके पहले स्थल यानी हड़प्पा की खोज होती है, हड़प्पा की खोज। अब हड़प्पा की खोज किसके द्वारा कर दी जाती है, हड़प्पा की खोज की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज कर दी जाती है 1921 में। और किसके निर्देशन में, ठीक है, जो निर्देशन था जॉन मार्शल के निर्देशन में इसके पहले स्तर की खोज की जाती है हड़प्पा स्थल की, जिस कारण इस सभ्यता का नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बात खत्म नहीं हुई अब यहाँ पर, अभी तो शुरुआत होती है। उसके बाद अगला वर्ष आता है 1922। 1922 में इसका दूसरा स्थल खोजा जाता है, नाम होता है उसका मोहनजोदड़ो, और वो किसके द्वारा खोजी गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसके दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोजी गई थी, जिस कारण इसका नाम, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी है। तो मोहनजोदड़ो का नाम आता नहीं है, लेकिन स्थल दूसरा था वो खोजा गया था 1922 में। निर्देशन किसके में थे, जॉन मार्शल के निर्देशन में। अभी बात नहीं आएगी वहाँ पे। उसके बाद देखिए, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अधिकतर स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही पाए गए हैं, जिस कारण इस सभ्यता का नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या नाम रखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। और ज़्यादातर देखिए हमारे दिमाग पे ज़्यादातर यही आता है जो होता है वहाँ पर, ज़्यादातर हम यही जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, क्योंकि अधिकतर हम नाम पढ़ते आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और नाम भी देखिए भी शुरुआत भी इसकी होती है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र से खोजे गए हैं, जिस कारण इस सभ्यता का नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट नाम आता है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता का नाम क्यों दिया जाता है, तो इस सभ्यता का सिंधु सरस्वती नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान कब विभाजित हुए थे, 1947, 15 अगस्त 1947। खोज कब हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, 1921 से। 1921 से इस स्थल की खुदाई होनी शुरू हुई थी, ठीक है। खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इस स्थल की जो, ठीक है, खुदाई शुरू हुई थी वो 1921 में हुई थी, याद रखना 1921। तो 1921 से इसके स्थल की खुदाई होना शुरू हुआ था, जबकि इसके बारे में जानकारी हमें बहुत पहले ही मिल चुकी थी। अब यहाँ के देखिए, जब 1921 में इसके स्थल की खुदाई होनी शुरू हुई तो उस समय देखिए भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान सब एक ही थे, बांग्लादेश भी एक ही था, भारत, ठीक है। 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। इसके बाद यानी विभाजन से पहले इस सभ्यता के मात्र 40 स्थल ही खोजे गए थे। कितने स्थल खोजे गए थे, 40 स्थल। यानी आज उससे यानी भारत विभाजन से पहले इस सभ्यता के मात्र 40 स्थलों का ही पता चल चुका था। उसके बाद यानी विभाजन के बाद इस सभ्यता के लगभग, यानी वर्तमान की अब बात करें तो लगभग इसके 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है। प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल लगभग आपके 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और इसका, लेकिन मैं बात कर रहा था इसके स्थलों की, इसका नाम क्यों रखा गया था सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि 1947 से पहले 40 स्थल खोदे गए। उसके विभाजन के बाद जो स्थलों की संख्या थी लगभग आपके कम से कम 1400 स्थल अब तक वर्तमान में खोजे जा चुके हैं, जिनमें से
1100 स्थल आपके सिंधु और आपके गंगा नदी, यानी इसके बीच वाले क्षेत्र में जहाँ पहले प्राचीन काल में कभी सरस्वती नदी बहती थी, उसके आसपास वाले क्षेत्र में खोजे गए स्थल हैं, जो लगभग कम से कम 80% स्थल जो खोजे गए हैं वो सरस्वती नदी, ठीक है, 80% जो स्थल हैं इसके वो सरस्वती नदी के आसपास वाले क्षेत्र में खोजे गए हैं, ठीक है, जिस कारण इस सभ्यता का नाम रखा गया था सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती था, वर्तमान में इसका नाम, इसे सरस्वती नदी को घग्गर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसका प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें, ठीक है, इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें, ठीक है, 4 प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी थी? पहले आपकी मिस्र की सभ्यता, दूसरी सुमेरिया की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरी आपकी चीन की सभ्यता, चौथी सभ्यता हमारी भारत की यानी सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है। वैसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, ठीक है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं इसमें, लेकिन 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता भी आती है। इन सभ्यताओं में देखा जाए तो सबसे पहले जो नगरों का विकास माना जाता है, यानी भारत में नगरों का विकास जो माना जाता है, वो कौन सी सभ्यता में हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था, ठीक है। यानी नगरों के उत्थान का चरण भी था उस समय, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे, अभी पढ़ोगे जब मैं आगे बताऊंगा कि जब सबसे ज़्यादा जो नगर जो प्राप्त हुए थे, नगरों में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो पक्की ईंट थी, ठीक है। अधिकतर जो घर बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी, यहाँ पर मकान जो बने हुए थे पक्की ईंटों के बने हुए थे, नगरीय सभ्यता थी। एक कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से जो नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इस कारण इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सब ज़्यादा नगर जो बने हुए थे सब नगर जो बने हुए थे, नगरों में जो मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। आगे बात करें कांस्ययुगीन सभ्यताओं की, कांस्ययुगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता? क्योंकि यहाँ के लोग, ठीक है, टिन और तांबे को मिलाकर एक नई धातु बनाते थे, ठीक है, एक नई धातु का यहाँ के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसे कांसा कहते हैं, ठीक है, कांसा, ठीक है। कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ के लोगों के द्वारा तांबा प्लस टिन, ठीक है, तांबा प्लस टिन को मिला करके, ठीक है, कांसा बनाया जाता था। ये वाला कांसा, इसमें तांबा और टिन मिलाया जाता। तांबा कितना होता था? यानी देखा जाए तो आपके 85% तांबा और प्लस में 15% टिन मिलाया जाता था, ठीक है। कितना? टिन। तो 15% टिन और 85% तांबा मिला करके यहाँ के लोगों के द्वारा एक नई धातु बनाई गई थी, जिसे कांसा कहते हैं। और ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया था धातु का, वो कांसी धातु का ही प्रयोग किया गया था, जिस कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया था कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। तो ये थी आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। वहीं इसके कालक्रम को लेकर के बात करें कि कौन सा कालक्रम किसके द्वारा बताया गया है, ठीक है। देखिए कालक्रम, काल के बारे में बात करें तो काल में आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के अनेक विद्वानों में बहुत ज़्यादा मत हैं, अनेक विद्वानों के कई अलग मत भी हैं। अब देखिए बात करें इसमें काल को, तो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद भी है, अनेक विद्वान में बहुत ज़्यादा मतभेद भी हैं। कोई इसके कालक्रम को 3500 से 1300 मानते हैं, कोई 2500 से 1500 मानते हैं, कोई 2350 से 1750 मानते हैं, ठीक है। कोई 2800 से 2500 ईसा पूर्व भी माना जाता है। अभी बीसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ईसा पूर्व भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता के जहाँ भी स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो इतनी उन्नत और विकसित अवस्था में प्राप्त हुई हैं कि इसके काल को लेकर के मतभेद हो ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो किसको लेकर प्राप्त हुई हैं, यानी विकसित और उन्नत अवस्था में प्राप्त हुई हैं। जो भी चीज़ें स्थल हुए देख लीजिए आप, ठीक है, ईंट वहाँ से प्राप्त होती हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कुछ ही साल पहले की बात हो ये सब चीज़ें, लेकिन आज से हम बात कर रहे हैं 4 से 5 हज़ार साल पहले की बात, ठीक है। तो कालक्रम को लेकर के देखिए, पहली जो आपके ये जो समय अवधि निर्धारित की गई है 3500 से लेकर के 1350 ईसा पूर्व,
ये की गई है कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया गया है वो कितना बताया गया है? 3500 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी और एडी में पहले ही बता चुका हूँ, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। ये जो कालक्रम है आपके कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर है। किसके आधार पर है? कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखिए। तो इस काल को कार्बन डेटिंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक है आपके पूर्व हड़प्पाई चरण। कौन सा है? पूर्व हड़प्पाई चरण। पूर्व हड़प्पाई, ठीक है, चरण। और दूसरा है आपका परिपक्व हड़प्पाई चरण। ठीक है, और तीसरा आपका उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण। उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण। इसकी बात करें तो ये आता है 3500 से लेकर के 2600 BC। ठीक है, 3500 2600 BC। ये आता है 2600 से लेकर के, ठीक है, 1900 BC। ठीक है, और ये आता है आपका 1900 BC से लेकर के 1300 BC। ठीक है, ये कालक्रम है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, पहला आता है पूर्व हड़प्पाई चरण 3500 से लेकर 2600 BC। परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 से लेकर 1900 BC। उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से लेकर के, ठीक है, 1300 BC। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक है। क्योंकि अभी और तिथियां हैं, किसके अनुसार कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ठीक है, अब क्लासेस हमारी देखिए कंटिन्यू चल चुकी हैं। यूपी पुलिस यानी आने वाली परीक्षाओं को लेकर के क्लास हम कंटिन्यू करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट हो, कहीं से भी आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट कंफर्म क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।